बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फ़िज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आज हम इंशाल्लाह शुरू करने वाले हैं यूनिट 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ये भी एक अहम टॉपिक है। ठीक है, इसको डिस्कस करने के लिए पहले थोड़ी सी कुछ मिसालें दी हैं। तो उनमें जो पहली मिसाल यहाँ पे दी है वो मिसाल ये दी है कि हमने देखा है कि जब एक मैकेनिक जो है वो कोई टायर चेंज कर रहा होता है तो उसके जो स्क्रू हैं वो किसी ख़ास किस्म के जो औज़ार है उससे जो है वो खोल रहा होता है। इसी तरह हमने देखा है कि कार को जब उसका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा होता धक्का देने के लिए कुछ लोग जो है उसको धक्का देते हैं चलाने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों मिसालों का बताने का मकसद क्या है। पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो ये स्क्रू है, स्क्रू को कोई किसी भी किस्म का स्क्रू हो हम उसको हाथ से खोलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हम उसके साथ या अगर घर में हम कोई स्क्रू खोल रहे हो तो स्क्रू ड्राइवर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये जो टायर पे जो है ये मैकेनिक जो इस्तेमाल कर रहा है एक ख़ास किस्म का औज़ार इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो उसको इस्तेमाल करने का इनको मकसद क्या होता है, उसमें जो है वो औज़ार जो हैं या स्क्रू ड्राइवर जो है वो टर्निंग इफ़ेक्ट जो है उस स्क्रू का वो बढ़ा देता है। जिस चीज़ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाकर अपने हाथ से घुमा नहीं सकते, उस चीज़ को हम एक छोटे से औज़ार के ज़रिए घुमा इसलिए लेते हैं कि वो उसके टर्निंग इफ़ेक्ट को बढ़ा देता है। ठीक है, जिसको हम टॉर्क कहते हैं, आगे आ जाएगा आपके। ठीक है, तो टॉर्क कहते हैं उस टर्निंग इफ़ेक्ट को। तो उस चीज़ को जो है वो स्क्रू ड्राइवर जो है या ये औज़ार जो है ये बढ़ा देता है। ठीक है, इसी तरह एक और मिसाल दिया, यू विजिटेड अ सर्कस वेयर यू माइट हैव सीन अ मैन वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप कैरिंग अ लॉन्ग बीम। एक बीम लिया होता है और रस्सी पर चल रहा होता है। इसी तरह हमने देखा हो कि बहुत से लोग गांव वगैरह में सर के ऊपर एक मटका रख कर और वो बिल्कुल सीधा सीधा चलते रहते हैं, वो मटका गिरता भी नहीं है। तो वहाँ पर जो चीज़ वर्क कर रही होती है वो इक्विलिब्रियम वर्क कर रहा होता है। ये तमाम चीज़ें आएंगी। यहाँ टॉर्क का जो है वो टर्निंग इफ़ेक्ट जो है, टॉर्क का जिक्र जो है वो वजह है इस चीज़ की। और यहाँ जो है ये जो सर्कस में जो आदमी चल रहा है एक रस्सी के ऊपर और एक बीम लिए हुए, और उसी तरह अगर हम मिसाल लें किसी भी आदमी की जो सर पर मटका वगैरह रख के चल रहा होता है, मटका गिरता नहीं है, वो असल में होता ही है कि वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ चुका होता है, तो लिहाजा वो चीज़ गिरती नहीं है, ना वो सर्कस वाला गिरता है। तीसरे जो यहाँ ये जो तस्वीर दिखाई है यहाँ इन्होंने पैरेलल फोर्सेस की मिसाल दी है। ठीक है, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 4.1 आपका पहला टॉपिक है फोर्सेस ऑन बॉडीज़। बॉडीज़ पर मुख्तलिफ़ किस्म की फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं। कुछ फोर्सेस जो हैं एक ही सिम्त पर वर्क कर रही होती हैं और कुछ फोर्सेस जो हैं वो अलग अलग सिम्त पर वर्किंग कर रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ यूँ कहें कि दो किस्म की जो हैं फोर्सेस की बात हो रही है। एक तो पैरेलल फोर्सेस, ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे कि पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं, और दूसरी जो है वो लाइक एंड अनलाइक। ठीक है, तो पैरेलल फोर्सेस की अगर हम बात करें तो पैरेलल फोर्सेस तो बहुत आसान है। वो फोर्सेस जो एक ही सिम्त में एक्ट कर रही हों वो पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। ठीक है, चाहे उनकी डायरेक्शन चेंज हो सकता है कि ये फोर्स इस तरफ वर्क कर रही है, ये फोर्स इस तरफ वर्क कर रही है, लेकिन ये फोर्स इस तरफ वर्क कर रही है। ठीक है, लेकिन है पैरेलल। ठीक है, पैरेलल आप जानते हैं कि वो दो लाइन जो किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, कट ना करें, वो पैरेलल लाइंस होती हैं। तो फोर्सेस में भी यही है कि वो जो है एक ही लाइन पर वर्क कर रही होती हैं, गो के डायरेक्शन उनकी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये पैरेलल फोर्सेस की बात हो गई। अब इसमें दो किस्म की फोर्सेस हैं पैरेलल फोर्सेस में, अनलाइक फोर्सेस और लाइक फोर्सेस। लाइक फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस की मिसाल यही है, जो ये आदमी जो धक्का दे रहे हैं कार को, देखें इनकी फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, एक ही पैरेलल भी है और एक ही डायरेक्शन में है। ये तीनों कार को धक्का देने के लिए एक ही जगह जो है वो फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके पास ये पैरेलल फोर्सेस हैं इसकी। ठीक है, लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। ठीक है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की अगर हम मिसाल करें तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या होता है कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में, अच्छा इसकी और दूसरी मिसाल, बल्कि नहीं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की मिसाल हम ले लें पंखा।
ठीक है, पंखा जो छत वगैरह पे लगा होता है, ठीक है, वो जो है पंखा जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो वो लोहे की बीम लगी होती है वो उसको ऊपर की तरफ, उसकी फोर्स जो है ऊपर की तरफ लग रही होती है, जिसको हम टेंशन कहते हैं। इसी तरह स्प्रिंग बैलेंस की मिसाल अगर हम लें तो स्प्रिंग बैलेंस में कोई चीज़ अगर हम लटकाएं, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस का जिक्र हमने पहले किया है, स्प्रिंग बैलेंस में अगर हम कोई चीज़ लटकाएं तो वो चीज़ डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है, ठीक है, लेकिन स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग बैलेंस के अंदर एक फोर्स क्रिएट होती है जो टेंशन फोर्स कहलाती है, वो अपवर्ड एक्ट कर रही होती है। तो ये दोनों फोर्सेस जो पंखे में और इस स्प्रिंग बैलेंस में हो रही हैं, ये पैरेलल तो हैं लेकिन ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, इनकी डायरेक्शन अलग अलग, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे सब बताइए। समटाइम्स वी फाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑन विच मोर देन वन फोर्सेस आर एक्टिंग, एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। इन मोस्ट केसेस सम और ऑल फोर्सेस फाउंड एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, जैसे यहाँ हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है। एग्जाम्पल, यू माइट हैव सीन मैनी पीपल पुशिंग अ कार, एक कार को हिलाने के लिए जो है वो धक्का दे रहा हूँ। वाई डू ऑल ऑफ देम पुश इट टुगेदर इन सेम डायरेक्शन, क्यों ऐसा कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह हम आगे देखेंगे। ऑल ऑफ दीज फोर्सेस आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस, ये सब लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, एक डायरेक्शन में है और पैरेलल है, बिकॉज दीज आर एक्टिंग अलॉन्ग सेम लाइन, एक ही लाइन पर एक्ट कर रही हैं, ठीक है। लाइक पैरेलल फोर्सेस कैन एड अप टू अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, इनके असर को जो है वो काउंट करने के लिए, इनके रिजल्ट को काउंट करने के लिए जो एक फोर्स, एक ही फोर्स बनाई जाती है, उसको कहते हैं सिंगल रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। अब आगे इन्होंने पैरेलल लाइक फोर्सेस की बात बता दी। द फोर्सेस दैट एक्ट along the same direction are called like parallel forces, ठीक है। आगे कहा फिगर 4.3 ये है, shows a ceiling fan, एक सीलिंग फैन है जो छत से लटका हुआ है और एक हुक में है, थ्रो सपोर्टेड रॉड, ठीक है। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर, एक तो इसका वेट है जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक टेंशन है जो सपोर्ट कर रही है रॉड के जरिए, उसको ऊपर की तरफ खींच रही है, तो वो अपवर्ड एक्ट कर रही है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया। दीज टू फोर्सेस आर आल्सो पैरेलल बट ऑपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एंड एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, एक ही लाइन पर एक्ट कर रहे हैं। Thus, these forces are called unlike parallel forces, ठीक है। These forces also add up to a resultant force, इनको भी हम ऐड करते हैं, इनके मैग्नीट्यूड को काउंट करने के लिए हम एक से ज़्यादा फोर्सेस हो तो उनको ऐड करते हैं और उसमें भी हम एक सिंगल रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं ताकि हम उसके मैग्नीट्यूड को जो है वो काउंट कर सकें। बट when a pair of unlike forces do not act along the same line, जब एक लाइन ना हो, ठीक है, अच्छा एक लाइन ना हो तो चलें इसको मैं आगे हम एडिशन ऑफ फोर्सेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब एक लाइन में ना हो जैसे 4.3, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ठीक है। अब आप देखें पंखे में या स्प्रिंग बैलेंस में जो फोर्सेस थी वो एक ही लाइन पे एक्ट कर रही थी, एक उसी लाइन पे ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, एक उसी लाइन पे नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, जबकि इसमें ये फोर्स इधर है जबकि ये फोर्स इधर है। और बसा औकात ऐसा होता है कि एक फोर्स ऐसे जा रही है, ठीक है, और एक फोर्स ऐसे जा रही है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ अभी फ़िलहाल जो है वो पैरेलल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो ये पैरेलल में नहीं आ सकता, लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये पैरेलल में आ रहे हैं तो पैरेलल, लेकिन सेम लाइन पर नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या है, कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इस किस्म की जो फोर्सेस हैं वो ऑब्जेक्ट्स की रोटेशन की रिस्पॉन्सिबल होती हैं। Such unlike parallel forces cannot be replaced by a single resultant force, तो ये एक सिंगल रिजल्टेंट फोर्स है जो है वो रिप्लेस नहीं की जाती, and form a couple. A couple can also be balanced by an equal and opposite forces directed at the different ends of the rod. यहाँ पे ये बताया कि वो फोर्सेस, इस किस्म की जो फोर्सेस हैं वो एक सिंगल रिजल्टेंट फोर्स से जो है वो रिप्लेस नहीं की जा सकती, वो एक कपल बनाती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जैसे ये रॉड है,
यहाँ पर एक फोर्स यूं लग रही है और एक फोर्स यूं लग रही है, तो ये इसको रोटेट करने पर मजबूर करेगी ऐसे, ठीक है। ये दोनों अ कपल कैन ओनली बी बैलेंस, इसको हम बैलेंस कर सकते हैं बाय एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, ठीक है। तो क्या होगा, हम यहाँ पर जो है इधर लगाएं इक्वल फोर्स लगाएं, ऑपोजिट लगाएं, और यहाँ जो है इधर लगाएं, डायरेक्शन चेंज करके दोनों साइड जो है ऑपोजिट फोर्सेस लगाएं, तो फिर ये चीज़ जो है वो रुक सकती है। इक्विलिब्रियम की स्टेट में जो रुकने की स्टेट है, रेस्ट की स्टेट है, आ सकती है, ठीक है। तो दोनों फोर्सेस की तरफ, इसको मैं हटा के बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोनों फोर्सेस की तरफ यहाँ फोर्स लगेगी बिल्कुल इसी पॉइंट पे और बिल्कुल उसी मैग्नीट्यूड की, उसी वजन की, ठीक है, फोर्स लगेगी इस तरफ, ठीक है, इसको रोकने के लिए, और इधर फोर्स लगेगी इस तरफ इसको रोकने के लिए, तो ही ये रेस्ट की और इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ सकता है, ठीक है। द फोर्सेस दैट एक्ट अलोंग ऑपोजिट डायरेक्शंस आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ये बात ऊपर हो गई। आगे इन्होंने डिस्कस किया एडिशन ऑफ फोर्सेस को हम उनके मैग्नीट्यूड को, उनकी सही डायरेक्शन को मालूम करने के लिए उनको ऐड करते हैं। फोर्स जैसा कि हमें पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी हमेशा कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो उस डायरेक्शन को हम एरो के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके मैग्नीट्यूड को, उसकी मिकदार को, उसकी जो टेल है उसकी लंबाई से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज हम कहें 1 सेंटीमीटर की जो टेल है वो 1 न्यूटन की है, 2 सेंटीमीटर की 2 न्यूटन की, 3 सेंटीमीटर की 3 न्यूटन की, और एरो उसके आगे जो है वो उसकी डायरेक्शन बताएगा। इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड, साइज एंड डायरेक्शन भी इन डायग्राम्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो, जैसे कि मैंने अभी बताया, एरो हेड एट वन एंड टू शो इट्स डायरेक्शन एरो हेड से बताई जाती है। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट गिव्स द मैग्नीट्यूड, ठीक है, लाइन की जो लेंथ है, उसकी लंबाई है, वो बताती है कि फोर्स के मैग्नीट्यूड क्या है। Wherever more than one force act on an object, we need to add them to get a single resultant force. जब किसी भी चीज़ पर 2-3 किस्म की, अभी हम फिलहाल 2 ही ले लेते हैं, 2 किस्म की फोर्सेस जो है अप्लाई हो रही हैं, एक यूं हो रही है, एक यूं हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको सामने कर लेता हूं मैं, एक यूं हो रही है और एक यूं हो रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को मिलाते हैं एक सिंगल रिजल्टेंट फोर्स जो है वो बनाने के लिए, ठीक है, ताकि हम उसके रिजल्ट को, उसके मैग्नीट्यूड को, उसके डायरेक्शन को जो अब होगी वो मालूम कर सकें, ठीक है। आगे इन्होंने शायद इसकी डेफिनेशन दिया, सिंगल फोर्स दैट हैज द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस टू बी एडेड इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। जैसे कि हमारे पास यहाँ 2 फोर्सेस थी, एक ये फोर्स थी, एक ये फोर्स थी, तो हम इसका एक एरो ऐसा बनाएंगे जो हमें बताएगा कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या, जो बराबर होगा इन दोनों के मैग्नीट्यूड के, और उसकी डायरेक्शन भी बताएगा। आगे पता चल जाएगा, ये दोनों मेथड आ रहे हैं, ठीक है, इसको हम आगे तफसील से देखेंगे। ऑर्डिनरी अरिथमेटिक रूल्स कैन नॉट, अरिथमेटिक के जो मैथमेटिक्स के जो आम रूल्स हैं उनसे हम इसको मालूम नहीं कर सकते। कैन नॉट बी यूज टू ऐड द फोर्सेज, 2 डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर द एडिशन ऑफ फोर्सेज। आम तरीक़ेकार से हम इसको ऐड नहीं कर सकते, 2 डिफरेंट मेथड यूज होते हैं, जिनमें ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड जो है वो अहम है, जिनके ज़रिए 2 वेक्टर्स को या 2 फोर्सेस को जो है वो ऐड किया जाता है। पहला है ग्राफिकल मेथड। दिस मेथड इज यूज फॉर एडिशन ऑफ 1 डायमेंशनल वेक्टर क्वांटिटीज। एक डायमेंशन की जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, डायमेंशन की, ठीक है, उनको ऐड करने के लिए ये मेथड इस्तेमाल होते हैं। दिस मेथड हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन इज यूज्ड फॉर द एडिशन ऑफ फोर्सेस। 2 फोर्सेस का हेड टू टेल जो है वो इस्तेमाल होता है तरीक़ेकार, ठीक है, और उसके ज़रिए जो है उनका मैग्नीट्यूड जो है उनको एडिशन ऐड करके जो है वो उनका रिजल्टेंट जो है वो फोर्स मालूम की जाती है। असल में इसका मकसद ये है कि जैसे एक बॉडी पर 3-4 किस्म की फोर्स लग रही हैं, तो वो सब मिलकर कितनी फोर्स अप्लाई कर रही हैं, रिजल्टेंट फोर्स से हम वो मालूम करते हैं। और अगर वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में, तो फाइनल जो फोर्स लगेगी उस चीज़ को हिलाने के लिए वो किस डायरेक्शन में होगी, वो इस मेथड से हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बताया हेड टू टेल रूल,
ठीक है। हेड टू टेल रूल फिगर 4.4 ये फिगर पूरी है, ये बता रही है शोज हेड टू टेल रूल ऑफ फैक्टर एडिशन, ठीक है। चूज अ सुटेबल स्केल, ठीक है। पहला स्टेप होगा ड्रॉ ऑल द फोर्स वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू स्केल वेक्टर्स ए एंड बी, इन दिस केस इसमें ए एंड बी है, ठीक है। नाउ टेक एनी वेक्टर एज फर्स्ट वेक्टर एंड ड्रॉ नेक्स्ट वेक्टर इन सच अ वे दैट इट्स टेल कॉन्साइड्स। अच्छा, इसमें करना क्या है, इसमें करना ये होता है कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक डायरेक्शन हमें सही मालूम होनी चाहिए, एक फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क कर रही है और ये थोड़ी सी ज़्यादा है जैसे कि लंबाई बता रही है, और ये फोर्स जो है ये इस डायरेक्शन में वर्क कर रही है और ये थोड़ी सी इससे कम है। तो अब हम किसी चीज़ पर जब ये दो किस्म के फोर्सेस लगा रहे हैं तो फोर्स उस चीज़ को कैसे मूव करेगी वो मालूम करने के लिए, उसका रिजल्टेंट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक फोर्स के हेड के साथ दूसरी फोर्स के टेल को जोड़ेंगे। इस केस में हमने ए वेक्टर के हेड को बी वेक्टर के टेल से जोड़ा है, आप देख सकते हैं ये ए है ये बी है। तो अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ए के टेल और बी के हेड से मिलेगा यूं। अब ये जो है आया है हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अब जो फाइनल फोर्स हमें रिजल्टेंट फोर्स मिल रही है वो उसका डायरेक्शन हमें पता चल रही है कि उसकी ये डायरेक्शन होगी और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो इसकी लेंथ बता रही है। ये तरीक़ेकार होता है हेड टू टेल रोल का, ठीक है। एक चीज़ पर, एक बॉडी पर इतनी मैग्नीट्यूड की एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, एक बॉडी पर इतनी मैग्नीट्यूड की फोर्स लग रही है इसी बॉडी पर इस डायरेक्शन में, तो अब रिजल्टेंट फोर्स जो होगी वो आएगी, जो इन दोनों को मिलाकर हमें मिलेगी वो लगेगी इस डायरेक्शन में और इतनी मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है। ये याद रखें कि ए और बी जो वेक्टर्स हैं उनमें हम जो है एक के हेड को दूसरे के टेल से जोड़ते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ हम जो है पहले के टेल से रिजल्टेंट वेक्टर के टेल को और आखिरी के हेड से रिजल्टेंट वेक्टर के हेड को जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हेड टू टेल रूल जो है ये हमें यहाँ बता दिया गया है मेथड्स के ज़रिए, ठीक है, कि हम दो फोर्सेस को जो वेक्टर्स हैं और मैग्नीट्यूड रखती हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में भी हैं, उनको हम उनका रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट फोर्स किस तरह मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह 4.3 रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।